ठीक है। तो कल जिस चर्चा को मैंने प्रारंभ किया था, मैं बहुत संक्षेप में 5 मिनट में उस बात को रख देता हूँ, फिर उसमें से कुछ मुद्दों को आज चर्चा के लिए बढ़ा देता हूँ, और फिर जिस मुद्दे पर भी कहेंगे आप उसको और विस्तार किया जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से तो आज संबंध के मुद्दे को विस्तार करने की, जो परिवार में व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको विस्तार करने के लिए सोचा है। कल और परसों में आप जैसा कहेंगे परिवार के मुद्दे को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज, प्रकृति या व्यक्ति, इसमें से जिस मुद्दे पर भी बात करनी हो उसको की जा सकती है। तो कल जहां से मैंने चर्चा को शुरू किया था, तो ये बात कही थी कि हम में से हर मानव को देखेंगे तो अपने में सुख और समृद्धि, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, इन दोनों की निरंतरता को, इन दोनों की कंटिन्यूटी को हम में से हर आदमी चाहता है। ये हमारी मूलभूत कामना है, चाहना है। लेकिन समस्त प्रयासों के बावजूद अगर होने की स्थिति को देखेंगे तो ये दिखता है कि जिंदगी में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी समृद्धि लगती है, कभी अभाव लगता है। तो हमारे चाहने और होने के बीच जो ये दूरी है, ये गैप है, इसको भरपाई कैसे किया जाए, उस दृष्टि से हम लोगों ने विचार करने के काम को शुरू किया था। तो उसमें एक बात हम लोगों ने ये पहचानी थी कि हमारी जिंदगी में दुख का, समस्या का, पीड़ा का एक कारण दिखाई देता है, सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव। तो सुविधा हमारी एक मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई देती है, शरीर को स्वस्थ रहने की दृष्टि से भी, समाज में अपनी सार्थक भागीदारी का निर्वाह कर पाने की दृष्टि से भी सुविधा एक मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई देती। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये बात कही थी कि सिर्फ सुविधा से आदमी का जिंदगी पूरा नहीं होता, जिसको अलग अलग उदाहरणों से मैंने कहने का प्रयास किया था कि हम एक अच्छे घर में बैठे हो, बढ़िया एसी लगा हो, कूलर लगा हो, सोफा लगा हो, लेकिन जिन 5 लोगों के साथ हम बैठे हुए हों, अगर हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध हो, ईर्ष्या हो, मनमुटाव हो, घृणा हो, नफरत हो, तो हम उस एसी कमरे में बैठे हुए भी, अच्छे सोफे पर बैठे हुए भी दुखी होते हैं। तो ये दिखता है कि सुखी होने के लिए सोफा, एसी के साथ साथ संबंध में एक दूसरे के साथ व्यवहार का ठीक होना, भाव का ठीक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों में अगर सुविधा और संबंध, इन दोनों के कारण होने वाले दुख को देखेंगे तो अपनी आज की जिंदगी में तो ये बात बहुत साफ साफ दिखती है कि संबंध में व्यवहार के कारण जो होने वाला दुख है, या संबंध में दुर्व्यवहार के कारण जो होने वाला दुख है, वो दुख बहुत ज्यादा है सुविधा के अभाव की तुलना में। तो हमारा एक दूसरे के साथ जो चर्चा होता रहता है, जो संवाद होता रहता है, उसमें जाने अनजाने जो हम एक दूसरे को पीड़ा देते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, घायल करते रहते हैं या खुद होते रहते हैं, ये दुख बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर चलता रहता है। तो सुविधा के अभाव में होने वाले दुख को तो फिर भी हम जल्दी भूल जाते हैं, वो हमको याद नहीं रहता। लेकिन संबंध में दुर्व्यवहार के कारण जो होने वाला दुख है, वो सालों साल हमारी स्मृति में बने रह के हमको परेशान करता है। अगली बार वो व्यक्ति हमको दिखे, कोई बात ना भी करे, लेकिन सामने से गुजर भर जाए, हमारे अंदर वो सारी चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं जिसको लेकर के हम घायल हुए, हम परेशान हुए। तो ये दिखता है कि संबंध में व्यवहार का ठीक होना भी, और उसके व्यवहार के मूल में भाव है, उस भाव का ठीक होना भी महत्वपूर्ण है। तो मेरी तरफ से भी ये भाव आपके लिए ठीक हो पाए, आपकी तरफ से भी ये भाव मेरे लिए ठीक हो पाए, तृप्ति पूर्वक जीने की जगह तो वही लगती है। तो ये दूसरी जरूरत के रूप में हमने मनुष्य की पहचाना था। ये दोनों के साथ हमने ये बात कही थी कि सुविधा भी हो हमारे पास, लोगों के साथ इस समय कोई द्वेष विरोध भी नहीं मन में उठ रहा हो, लेकिन हम अपने में ही परेशान हो, अंतर्द्वंद में हो, कंफ्यूज्ड हो, क्या करें जिंदगी में, उसका कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो, कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हो, तो अपने में ही हम तनाव में रहते हैं, हम स्वयं ही अपने दुख का कारण बन जाते हैं। तो ये दिखता है कि मनुष्य का स्वयं में समझ का होना भी जरूरी है। और इसी को मैंने इस बात से भी कनेक्ट किया था, जोड़ करके कहा था कि संबंध पूर्वक जीने की चाहना होने के बावजूद भी संबंध वस्तु क्या है इसकी ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण,
संबंध के भावों की ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण, हर स्थिति परिस्थिति में इन भावों के साथ कैसे जिया जाए इसकी समझ और योग्यता नहीं होने के कारण या तो हमसे गलती शुरू होती है या सामने वाले से गलती शुरू होती है। और हमारी स्थिति ऐसी है कि गलती किसी से भी शुरू हो, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जाने अनजाने हम लोग तत्पर ही बैठे रहते। तो भले गलती आपकी तरफ से शुरू होती है, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी होती है जो हमको खुद को भी घायल करती है और आपको भी घायल करती है। और उसकी प्रतिक्रिया में फिर जो आप करते हैं वो हमको घायल करता है, और ये ऐसा एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है जिसमें थोड़े समय के बाद ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि गलती शुरू किसने की थी। तो इसलिए दिखता है कि संबंध पूर्वक जीने की चाहना और कामना होने के बावजूद भी उसकी समझ होना जरूरी है। और मनुष्य को सामान्य रूप से भी देखेंगे ना, कोई भी मनुष्य समझ करके ही जीना चाहता है। हम अपने में भी इस बात को देख सकते हैं कि जिन बातों की ठीक ठीक समझ नहीं होती हमको, वहां पर जाने अनजाने हमसे गलती होती ही है। और कोई भी चीज को हम देखते हैं तो उसकी जानने की, समझने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक स्वाभाविक जिज्ञासा हर मानव में है ही। छोटे बच्चों में भी ये चीज दिखाई देती कि जानना समझना वो भी चाहते, समझ करके करना ही मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है। तो ज्ञान या समझ, उस समझ के साथ दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध पूर्वक जीना, और उसके साथ साथ अपनी आवश्यक सुविधा को पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करना, ये तीनों मनुष्य के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम के रूप में समझ में आता है। समझ के साथ संबंध पूर्वक जीने से हम खुद सुखी होते हैं, दूसरों के सुखी में होने में सहयोगी हो पाते। समझ के साथ अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान करके उससे अधिक को उत्पादन पूर्वक सुनिश्चित करके हम खुद भी समृद्ध होते हैं और दूसरे मनुष्यों की समृद्धि में भी सहयोगी होते हैं। इस बात को भी कल मैंने प्रश्न के रूप में पूछा था कि हम अपने में इस बात को जांच परख करके देख सकते हैं कि जब भी मेरे पास सुविधा अपनी आवश्यकता से अधिक लगता है तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति दूसरों के साथ उसको बांटने की होती है, शेयर करने की होती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरी जरूरत से कम सुविधा है तो जाने अनजाने प्रवृत्ति यही बनती है कि कहाँ से और उठा करके ले आए। इस रूप में दूसरों के शोषण की, दूसरों के एक्सप्लॉयटेशन की संभावना बन जाती है। तो इतनी बात कल हम लोगों ने कही थी। और इस प्रश्न पर जो कल एक शास्त्री जी ने प्रश्न पूछा था, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम लोगों को धीरे धीरे विचार करना चाहिए कि हम इस पूरे अस्तित्व को जब देखते हैं तो ये पूरा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से अंतर संबंधित, और पूरा समग्र अस्तित्व एक अखंड इकाई के रूप में हमको दिखता है, या हम अपने को दूसरों से अलग थलग, विशेष रूप में दूसरों से असंबद्ध पहचानते हैं। ये एक विचार का मुद्दा है जिसको हमको धीरे धीरे सोचना चाहिए। तो कल इतनी बात हम लोगों ने की थी कि मनुष्य के लिए ये तीन मूलभूत आवश्यकता, स्वयं में समझ या ज्ञान, दूसरे मनुष्य के साथ जीते हुए परस्परता में संबंध में सही भाव से जी पाना, और जब ये शेष प्रकृति के साथ हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ हम जीते हैं तो उत्पादन की ऐसी विधियां होना जो हमारी आवश्यकता से अधिक को सुनिश्चित कर सके और प्रकृति के लिए भी हम पूरक हो सकें, सहयोगी हो सकें। ये मनुष्य के जीने का मूलभूत कार्यक्रम दिखता है, जिसके फल परिणाम के रूप में स्वयं के सुखी समृद्ध होने की और दूसरों के सुख समृद्धि में सहयोगी होने की संभावना दिखती है। तो मैं इतनी बात पर एक बार रोक लेता हूं यहाँ पर। अगर कोई आवश्यक प्रश्न हो तो उस पर पहले बात कर सकते हैं, अन्यथा मैं संबंध को लेकर के आज के दिन सामान्य रूप से क्या क्या चूक होती है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है उसको लेकर के थोड़ी बात कर दूंगा। तो अगर कोई प्रश्न अभी लग रहा हो कि इतने पर बात करना जरूरी है तो उसको कर सकते हैं। श्याम जी, हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है अभी। बढ़िया। तो संबंध के मुद्दे में सामान्य रूप से आज के दिन चूक क्या क्या होती है और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, मैं आज की चर्चा के बिंदु के रूप में उसको ले लेता हूं।
कल परसों के लिए जैसा अनुकूल होगा, अगर इसी को आगे करना होगा तो इसको आगे कर सकते हैं। समाज का, प्रकृति का, व्यक्ति का, किसी भी मुद्दे को लेना हो तो बात की जा सकती। तो संबंध के मुद्दे पे आज के दिन जो सबसे पहली चूक हमारी होती है वो ये होती है कि हम बचपन से लेकर के बड़े होने तक अगर देखेंगे कि अपना समय और प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, तो ज्यादातर समय आज के दिन हमारा समय और प्रयास अधिक से अधिक सुविधा को अर्जित करने में लगा हुआ दिखाई देता है। तो हम छोटे बच्चे से लेकर के ही जो कार्यक्रम बनाते हैं उनको शिक्षा में भेजने का, आप किसी भी बच्चे से लेकर के बड़े तक बात करके देखिए कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, तो नौकरी। नौकरी, अच्छी नौकरी का क्या मतलब है? तो अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक सुविधा। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ये सोच अभी दिखाई देती। तो अगर हम जिस दिशा में अपने समय और प्रयास को लगाएंगे, उपलब्धि वहीं तो होगी। मैंने जिंदगी भर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे आएगा? तो अगर हम अपना अधिकांश समय और प्रयास सिर्फ सुविधा को ही अधिक से अधिक अर्जित करने में, अधिक से अधिक बेहतर करने में लगा रहे हैं, तो उन्नति उसी दिशा में तो होगी, दूसरी दिशाओं में कैसे होगी? तो अगर हमारा समय और प्रयास सिर्फ सुविधा के हिस्से में लग रहा है, तो जो विकास भी होगा वो एकांगी विकास ही होगा। और अभी बहुत छोटे छोटे उदाहरणों में इसको देखा जा सकता है। हम सामान्य रूप से बच्चे को बचपन से जो ट्रेनिंग देते हैं वो ये देते हैं कि तुमको किताब पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक, और उसके साथ किसी अच्छी नौकरी को पाना। उसको हम बाकी किसी चीज में जुड़ने का समय और अवसर देते ही नहीं। तो ये जो संबंध की शिक्षा है, संबंध में भाव को विकसित करने की बात है, उसके साथ समाज के लिए, प्रकृति के लिए कंसर्न होने की, जिम्मेदार होने की जो बात है, ये सारा ट्रेनिंग में तो उसके आ ही नहीं रहा है, अभ्यास में तो उसके आ ही नहीं रहा है। तो एक बच्चा जो इस विधि से बड़ा होगा, जिसने सिर्फ गणित, विज्ञान और किताबें देखी हैं, उससे हम ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो 20 साल का, 25 साल का हो जाएगा तो परिवार में संबंध को जीना सीख लेगा, व्यवस्था पूर्वक जीना सीख लेगा और दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करके कुछ अच्छा कर पाएगा। तो एक जो बड़ी कठिनाई आज के दिन दिखाई देती है वो ये दिखता है कि हमारा अधिकांश समय और प्रयास जाने अनजाने सुविधा को अर्जित करने और उसी की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाने में लगा। तो पहली चूक जो दिखाई देती है वो यही दिखाई। और इसीलिए मैंने ये प्रश्न को शुरू में पूछा था कि आज के दिन हमारी जिंदगी का दुख और समस्या किस कारण से ज्यादा है? सुविधा के अभाव में दुख है या संबंध का ठीक ठीक निर्वाह नहीं होने के कारण ज्यादा दुख है? अगर ये बात हमको दिखती है कि संबंध का निर्वाह नहीं होने के कारण ज्यादा दुख है, तो जहां समस्या होगी वहां हम अधिक समय और प्रयास लगाएंगे, या जहां सब चीजें ठीक चल रही है वहां हम अधिक समय और प्रयास लगाएंगे? ये अगला प्रश्न बनता है। तो मैं सामान्य उदाहरणों से कहता हूं कि मुझे अगर सिर दर्द है तो समय और प्रयास सिर दर्द का इलाज करने में लगाना पड़ेगा, न कि पेट दर्द का। अगर मेरी कोई वस्तु यहाँ गुरुकुल में खोई है तो मुझे उसको ढूंढने के लिए गुरुकुल ही आना पड़ेगा। मैं दिल्ली में कितना भी मेहनत करके उसको ढूंढूं, वो नहीं मिल सकता। अगर मैं दिल्ली में उसको ढूंढता हूं तो लोग हमको पागल और बेवकूफ कहेंगे। तो अगर समस्या भी हमारी संबंध की जगह पर है तो उसका निराकरण भी हमको संबंध में ठीक भाव को विकसित करके ही करने की जरूरत पड़ेगी, न कि सुविधा से उसका निराकरण हो सकता है। हम बहुत बार जो संबंध में समस्या होती भी है ना, उसको कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कुछ सुविधा दे करके, कुछ गिफ्ट दे करके, कुछ और करके उससे मुक्ति पा लें। इस तरह का कोई भी प्रयास हम कर लें, ठीक, कुछ सुविधा दे करके, कुछ धन देके, कुछ पद देके, कोई गिफ्ट दे करके हम कितना भी चाहें कि संबंध के दुर्व्यवहार को हम ठीक कर लें, वो थोड़े समय के लिए तो अगला भूल सकता है उससे, लेकिन अगली बार जब भी झगड़ा शुरू होगा ना, तो वहीं से शुरू होगा जहां पिछली बार छोड़े थे। तो ये दिखता है कि सुविधा से हम अगर संबंध में भाव के हिस्से को भरना चाहेंगे तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। संबंध पूर्वक जीने के लिए तो भाव को विकसित करने की ही आवश्यकता है। और अगर ये आवश्यकता हमको दिखती है
तो इसके लिए अपना समय और प्रयास इन भावों को समझने में, इन भावों को जीने में, उसके लिए अभ्यास करने में ही लगाने की जरूरत है। तो पहली जो दिखाई देती है आज के दिन समस्या, वो इसी जगह पर दिखती है कि हमारा ज्यादातर समय और प्रयास ही एकांगी दृष्टिकोण से लग रहा है, यूनिडायरेक्शनल लग रहा है, एक दिशा में लग रहा है, सुविधा को अधिक से अधिक कमाने और उसको बेहतर करने। सामान्य रूप से अपवाद रूप में लोग कुछ कर रहे हो, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर जिसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहते हैं वो किधर जा रहा है, तो उसकी दिशा तो यही दिखती है। और जिस दिशा में हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उस दिशा में उपलब्धि की कोई संभावना ही नहीं। तो पहली जगह तो मैं इसी पर ध्यान दिलाऊंगा कि संबंध की जगह से वो एक कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके अर्थ में हमको अपने भावों को विकसित करना है, व्यवस्थित करना है, उसके लिए समय और प्रयास लगाना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सामान्य रूप से संबंध में चूक होती है वो ये कि एक बार इस बात पर ध्यान आ भी जाता है कि संबंध में हमको विश्वास पूर्वक जीना है, सम्मान पूर्वक जीना है, स्नेह पूर्वक जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, ममता पूर्वक जीना है, कृतज्ञता पूर्वक जीना है। ये सारी बातों का ध्यान आ जाने के बावजूद भी हमारा डिजाइन ऐसा हो गया है कि हम ज्यादातर समय जीते हुए इन भावों की अपेक्षा सामने वाले से करते रहते हैं, न कि इन भावों को अपनी तरफ से पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं बहुत सामान्य भाषा में कहूं तो इसका मतलब यह है कि संबंध में जीते हुए हमारा ज्यादातर समय ध्यान सामने वाले के ऊपर बना होता है, न कि अपने ऊपर। उपनिषदों में इस बात का बहुत जिक्र आता है कि इंद्रियां बहिर्मुख हो गई। यह बहिर्मुख होने का मतलब यही है कि बाहर की चीजों पर ही हमारा ध्यान अटका रहता है, अपनी तरफ हमारा ध्यान मुड़ता नहीं। और अगर मैं पूरे समय बाहर ही देख रहा हूं, आप लोगों को ही देख रहा हूं, तो अच्छा बुरा जो भी दिखेगा वो आपका ही दिखेगा, मेरा क्या दिखेगा। तो अगर मैंने पूरे समय ध्यान की वस्तु आपको बना रखी है कि आप कैसा जीते हैं मेरे साथ, तो जो भी मुझे दिखाई देगा वो आपका दिखाई देगा, अपना नहीं दिखाई। ये ऐसा ही है कि मैं अभी अपनी नजर सामने किए हुए हूं, तो मुझे सामने बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, सामने का पंखा दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरे, ब्लैक बोर्ड तो है मेरे पीछे, पर मैं उस ओर पलट करके अपना ध्यान नहीं देना। तो अगर हमने ध्यान ही पूरे समय सामने वाले के ऊपर बना रखा है, तो हमको जो भी अच्छा बुरा दिखाई देता है वो सामने वाले का दिखाई देता है, अपना दिखाई नहीं देता। इसीलिए आपके साथ व्यवहार करते हुए 10 चूक मेरी तरफ से होती रहती है, वो हमको दिखाई नहीं देती। आप उन चूकों से परेशान होते रहते हैं, एक समय तक उसको झेलते हैं। एक समय के बाद जब वो झेलने से अधिक हो जाता है, तब आप पलट करके जवाब देते हैं, तब हमको दिखाई देता है कि कुछ चूक हो गई। ये जो अपनी तरफ ध्यान को नहीं बना करके रख के हम जो बाहर की तरफ सारा ध्यान बनाए रखते हैं, उसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो बाहर का ही दिखाई देता है, अपना कुछ दिखाई नहीं देता। तो दूसरी चूक सामान्य रूप से ये होती है, और मैं इसको बार बार इन उदाहरणों में कहता रहता हूं कि एक दूसरे के साथ हम जब भी जी रहे होते हैं, आपकी भाषा टोन शैली में थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाए, आपके चेहरे पर थोड़ा क्रोध आ जाए, थोड़ा विरोध आ जाए, थोड़ा अपमान आ जाए, थोड़ा घृणा आ जाए, आपकी टोन में, आपके शैली में थोड़ा भी कुछ नकारात्मक आ जाए, हमको तुरंत नोट हो जाता है। हमारी तरफ से कमियां होती रहे वो हमको नोट नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और जहां ध्यान देने का काम ही नहीं करेंगे हम, वहां दिखाई भी क्या देगा। तो दूसरी चूक सामान्य रूप से यह होती है कि परस्परता में जीते हुए हमारा ज्यादातर समय ध्यान ही सामने वाले के ऊपर बना रहता है, इसलिए अच्छा बुरा जो भी दिखता है वो सामने वाले का ही दिखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी तरफ से सब चीजें ठीक है, इसका मतलब इतना ही है कि मैं अपनी तरफ मुड़ करके देख ही नहीं रहा हूं।
हमारी दृष्टि स्वयं की तरफ मुड़ ही नहीं रही है, पूरे समय सामने वाले की तरफ मुड़ी हुई है। वो हमारे यहाँ रोड पर वो घोड़ा गाड़ी चलती ना, घोड़े को दोनों तरफ से ऐसा बांध देते कि उसको कहीं भी इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रोड के अलावा, क्योंकि इधर उधर कुछ दिख जाए तो वो घास चरने चल देगा, इधर उधर भागेगा। हम सब अपनी दृष्टि को ऐसा बांध लिए हैं बिल्कुल कि हमको सामने के अलावा अपना कुछ दिखता ही नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, तो दिखेगा कैसे। तो ध्यान के एक हिस्से को अपनी तरफ भी मुड़ने की जरूरत है, ताकि अपने बारे में भी हमको पता चल सके कि हमारी स्थिति क्या है। दूसरी चूक सामान्य रूप से संबंध में यह होती है। संबंध में जो एक तीसरी चूक और होती है, वो ये दिखता है कि ये जो हम ध्यान सामने वाले के ऊपर देते भी हैं, तो हमारी एक देखने की जो दृष्टि हो गई है, देखने का नजरिया हो गया है, वो ऐसा हो गया है कि आप दिन भर में 10 अच्छे काम हमारे लिए करें, उसको हम अपना अधिकार मानते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बात कोई आपने ऐसी कह दी जो हमको ठीक नहीं लगी, एक काम आपने कोई ऐसा कर दिया जो हमको ठीक नहीं लगा, हम उसकी गांठ बांध लेते और उसको सालों साल याद। तो हम अपने देखने का नजरिया ऐसा बना लिए हैं कि सामने वाले की अच्छाइयां जो है, उसने जो ठीक किया है हमारे लिए, वो सबको हम अपना अधिकार मानते, वो सब तो हमको मिलना ही चाहिए। वो हम नोट नहीं कर पाते, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसको हम नहीं पहचान पाते। लेकिन एक चूक हो जाए, एक कमी हो जाए, वो हमको तुरंत नोट हो जाता है। तो हमारे देखने की दृष्टि ऐसी हो गई है कि हम अच्छाइयों को तो अपना अधिकार मानते हैं, दूसरे की अच्छाइयों को ठीक करने को अपना अधिकार मानते हैं, और उस पर नजर डालते ही नहीं। जो कमी वाला हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही नजर को प्रधानता से गड़ाए रखते। तो ये ऐसा ही है, मैं इसको उदाहरण के रूप में बार बार कहता रहता हूँ कि आपका शरीर पूरा स्वस्थ हो ना, मक्खियों को वो नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं भी एक फोड़ा हो जाए, एक फुंसी हो जाए, एक घाव हो जाए और उसमें से खून बहने लगे, मवाद आने लगे, मक्खियों से बचाना मुश्किल हो जाता। तो हमारा भी जो देखने का नजरिया हो गया है ना, वो उस मक्षिका की तरह, उस मक्खी की तरह हो गया है, जिसको पूरा शरीर स्वस्थ नहीं दिखाई देता। कहीं एक समस्या हो जाए, कहीं एक छेद हो जाए, वही नजर अटक जाती है, और ऐसी अटक जाती है कि फिर हमको कुछ भी और नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ उतना ही समस्या दिखाई देता। तो ये तीसरी चूक सामान्य रूप से संबंध में दिखाई देती है कि हमारे देखने की दृष्टि में वो पर्दा लग गया है कि अच्छाई वाला भाग, सही वाला भाग, उसको तो हम अपना अधिकार मान लेते हैं, उसको तो हम नोट नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते, पहचानते नहीं। लेकिन कमी वाला हिस्सा जो भी होता रहता है, वो हमारे में जाने अनजाने अंदर नोट होता है। अगर ऐसी स्थिति के साथ हम और आप साथ जीना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये स्थिति होगी कि मेरे पास आपके लिए शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होगी और आपके पास मेरे लिए शिकायतों की एक लंबी लिस्ट। हम ये बात नहीं पहचान पाते कि ये जो हमने दृष्टि बना लिया है, ये जो हमने देखने का नजरिया बना लिया है, उस नजरिए के कारण ये समस्या हो रही है, ना कि अगले आदमी में सिर्फ कमियां हैं इसलिए ये समस्या। ये बात समझ में आती है? कठिनाई तो कुछ नहीं लग रही इसको पकड़ने में। मेरी बात कहीं भी कठिन लगे तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बिना संकोच के हमको रोक सकते हैं। हमको किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस और कोर्स पूरा करना है, जितनी बातें सहजता से संप्रेषित हो जाएं उतना पर्याप्त। तो तीसरी चूक संबंध में ये दिखाई देती है कि हम जो देखते भी हैं सामने वाले पर, तो पहली चूक हमने यहाँ से शुरू की कि हमारा ज्यादातर समय जो है वो सुविधा और उसको ही बेहतर करने में जा रहा है, न कि संबंध को समझने, संबंध में भावपूर्वक जीने की। हम खुद भी उसके लिए प्रयास नहीं करते बहुत, अपने बच्चों को, घर परिवार को, समाज में भी हम ज्यादातर समय उनको सुविधा और उसके लिए पढ़ाई, गणित, विज्ञान, उसमें हम पूरे समय लगाए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस शिक्षा का महत्व नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलने के लिए अगर 2 पैर चाहिए
तो दोनों का बराबर होना जरूरी है। एक पैर 5 फीट का हो जाए, दूसरा पैर 1 फीट का रहे, तो एक एक कदम पे गिरेगा आदमी, और क्या हो। तो वो संतुलन की बात पर मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं। मेरा कोई आशय ये नहीं है कि सुविधा वाले हिस्से पर काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ सुविधा से जिंदगी सफल हो जाएगी ऐसा सोच करके अगर पूरा समय और प्रयास उस पर लगाएंगे तो सफल होता हुआ दिखता तो नहीं। तो पहली जगह हमने वो कही थी। दूसरी जगह ये कही थी कि संबंध में जीते हुए हमारा ध्यान सामने वाले के ऊपर बना रहता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, विश्वास पूर्वक जी रहा कि अविश्वास पूर्वक जी रहा, सम्मान पूर्वक जी रहा कि अपमान पूर्वक जी रहा, स्नेह पूर्वक जी रहा कि विरोध पूर्वक जी रहा। हमारा ध्यान अपनी ओर मुड़ता नहीं है कि मैंने सम्मान किया कि अपमान किया, स्नेह किया कि विरोध किया, मेरे करने से विश्वास पहुंचा कि अविश्वास पहुंचा। तो ये ध्यान बाहर की ओर ही लगा रहता है, अपनी ओर मुड़ने के बदले। तीसरी चूक ये होती है कि ये जब हम बाहर देख भी रहे हैं तो हमारा जो कमियों को देखने का आदत और अभ्यास उस मक्खी की तरह हो गया है, जिसको स्वस्थ शरीर नहीं दिखाई देता, मवाद और फोड़े फुंसी ही दिखाई देती। तो दूसरे की अच्छाइयां और कमियों को तो हम जब देखते हैं तो अच्छाइयां वाला भाग को तो हम अपना अधिकार मानते चले जाते, कमियां वाला भाग शिकायत के रूप में जाने अनजाने नोट करते चले। तीसरी चूक जो संबंध में दिखाई देती सामान्य रूप से वो ये है। यहां से आगे बढ़े तो चौथी जो एक और चूक दिखाई देती है वो ये दिखता है कि जब कभी हमारा अपनी ओर ध्यान जाता भी है तो हम अपने लिए इसी काम को उल्टा करते। हमने जो कुछ भी आपके लिए अच्छा किया होगा 10 साल पहले भी ना, उसको याद करके रखते। आपको 1 गिलास पानी भी पिलाया होगा कभी, आप हमारे संस्थान आए होंगे, कुर्सी लगा के दे दिया होगा बैठने के लिए, थोड़ा स्वागत सत्कार कर दिया होगा, तो हम उसको भी याद रखें। और जो जो आपके लिए हम नहीं कर पाए होंगे वो सबको या तो हम भूल जाते हैं या उसके लिए एक जस्टिफिकेशन होता है, एक कारण होता है, एक रीजन होता है, एक तर्क होता है कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी जिसके कारण हम नहीं कर पाए। करना तो हम अच्छा ही चाहते थे, जीना तो हम ठीक ही चाहते थे, लेकिन ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये कारण थी जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। तो अपने लिए जब हम देख रहे हैं तो अच्छाइयों को याद करके रख रहे हैं और जो नहीं कर पाए उसको जस्टिफाई करने के लिए एक अच्छे तर्कों को इकट्ठा करके रखें। मैं इस बात को जब पिछली बार गुरुजी के साथ एक सेशन में कह रहा था तो गुरुजी ने कहा कि इसको सुन करके उन्होंने किसी की बात को कोट किया कि मनुष्य को अगर देखेंगे ना तो अपनी गलतियां जब करता है तो वो एक बड़ा लॉयर बन जाता है, अपने लिए वकील बन जाता है और हर प्रकार के तर्क इकट्ठा कर लेता है कि क्यों वो गलती हो गई, इस बात को जस्टिफाई करने की। और जब दूसरे की गलतियां होती है ना तब वो बढ़िया न्यायाधीश बन जाता है कि एकदम 1 इंच भी अगर कहीं कमी हुई हो तो उसका दंड और सजा तो मिलना ही चाहिए, वो कैसे छूट जाए। तो मुझे गुरुजी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि अभी अगर जीने के संदर्भ में देखेंगे ना तो स्थिति हमारी ऐसी है, ऐसी है। तो ऐसी दृष्टि के साथ अगर जिएगा ना आदमी तो हर आदमी को अपने बारे में ये लगता है कि मैं तो अच्छा आदमी, क्योंकि अपनी अच्छाइयां याद है, कमियों के लिए एक जस्टिफिकेशन है। तो हर आदमी को ये बात लगती है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं जी, मैं तो ठीक हूं, समस्या सारी सामने वाले में। तो मैं और आप जब साथ जीते हैं ना तो मुझे लगता है सारी समस्या आप में, आपको लगता है सारी समस्या मुझ में। मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे सत्संग में, प्रवचनों में, कथाओं में या किसी शिविरों में भी लोग आते हैं ना तो पूरे शिविर को सुन करके बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि उनको अपने को कुछ ठीक करना है। उनको लगता है कि परिवार की समस्या की जड़ ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये ऑफिस में समस्या की जड़ ये बाकी लोग हैं, इन सबको शिविर करवा दे तो जिंदगी ठीक हो जाए। उनको इस बात पर ध्यान नहीं जाता है कि कुछ हमारी तरफ से भी तो चूक हो रहा है जिसको ठीक होने की जरूरत है। अच्छा, जब हम घर जाके कहते हैं ना कि भाई तुम ऐसा ऐसा शिविर कर लो
और अगर हमारे आचरण ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, घर वाले आपसे पहले ही आहत हैं, तो आएंगे खाक कहते हैं तुम 2 बार और शिविर कर लो, तुम्हारी जिंदगी को भी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा दिखता ही है हम सबकी जिंदगी में ये बात को हम देख सकते हैं। तो क्या है, अगले तक हमारी ये जो भाषा चली जाए ये नहीं होता। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अगर सामने वाला आहत होकर के बैठा हुआ है तो उसको क्या हम सहयोग कर सकते हैं? संभावना ही नहीं बनती उसकी। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर हमारी दृष्टि ऐसी है कि मैं अपनी अच्छाइयां देखता हूँ प्रधानता से और आपकी सिर्फ कमियां देखता हूँ, तो ये दृष्टिकोण बनेगा ही कि मैं अच्छा आदमी हूं, आप खराब आदमी। फिर जो ठीक करने का भी डिजाइन बनेगा वो तो जहां खराबी दिख रही है उसी को तो ठीक करेंगे। तो अगर हमको कमियां आप में दिख रही है, समस्या आप में दिख रही है, खराबी आप में दिख रही है, तो ठीक करने का सारा प्रोग्राम भी हम आपका बनाते हैं, अपना नहीं बनाते। उसी तरह से आप हमको ठीक करने का प्रोग्राम बनाते। तो हम लोग एक दूसरे को ठीक करने का प्रोग्राम बना करके पूरी जिंदगी चलाते रहते। इसी का नाम झगड़ा है। इसी का नाम झगड़ा है। वो तो होगा, वो तो होगा। और मैं तो बार बार ये बात कहता रहता हूं कि अगर आपने दूसरे की कमियां देखी, उसको सब बता दिया, तो इसकी अधिकतम उपलब्धि ये हो सकती है। मतलब एक तो संभावना यही है कि वो आप जब सामने वाले की कमियां बताते और कहते कि ये सब ठीक करो, ज्यादा संभावना तो यही है कि वो रुक करके आपको बताए कि तुम कौन से ठीक हो, तुम्हारी भी तो ये कमियां हैं, उसको सुधार लो पहले, फिर हमको कहने आना। तो यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये ना भी हो ना, तो इसकी अधिकतम उपलब्धि यही हो सकती है कि दूसरा अपनी कमियों को ठीक कर लेगा और बेहतर हो जाएगा। हमारा क्या होगा? हम तो वैसे ही रहेंगे, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। अभी आपकी समस्या देख के सुधार रहे थे, अब आप हो गए तो ये है, ये है, ये है, इतने लोग हैं जी, अपना काम लगा रहता है। तो पहले आपको देख के दुखी हो रहे थे, अब इनको देख के दुखी होंगे, फिर इनको देख के दुखी होंगे, फिर इनको देख के दुखी होंगे। और जब तक संसार के 700 करोड़ लोग ठीक ना हो जाएं, तब तक अपना दुख बना रहे। हम घर का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते, आंधी को बंद करना चाहते। वो तो है ही। बाहर के आकाश को हम हटा देना चाहते हैं, अपनी दृष्टि की परिशुद्धता नहीं करना चाहते, या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं जाता है उस पर। हमको ये बात नहीं समझ में आती कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, समस्या का एक हिस्सा हमारी दृष्टि में भी। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बाहर की वस्तु अगर आपको हरी दिखाई दे रही है, दोनों संभावना है, वो वस्तु हरी हो ये भी हो सकता है, आपने हरे रंग का चश्मा पहन लिया हो ये भी हो सकता है। और अगर ज्यादातर वस्तुएं हरी दिखाई दे रही हो तो संभावना इसी बात की है कि चश्मा आपने पहन रखा है। वो छोटे बच्चों का खिलौने वाला चश्मा आता है ना, देखे होंगे, हरे रंग का चश्मा पहन ले सारी चीज हरी दिखाई देती, लाल रंग का चश्मा पहन ले सारी चीज लाल दिखाई देती। हम ये बात को नहीं पहचान पाते कि ये दोष लाल दिखना या हरा दिखना बाहर की वस्तु का नहीं है, ठीक है, ये हमारी दृष्टि का भी एक हिस्सा उसमें जुड़ा हुआ है। और अगर ये चश्मा हम नहीं उतारेंगे तो हम जगह कितना भी बदल लें, लोग कितने भी बदल लें, परिस्थिति कितनी भी बदल लें, थोड़े समय तो राहत लगती, थोड़े समय के बाद वापस वही सारी समस्याएं शुरू हो जाती। मैं तो देखता हूँ लोग घरों में रह करके परेशान हो जाते, किसी आश्रम में चले जाते, थोड़े लंबे समय तक अगर उस आश्रम में रहने लगे ना, वापस वहां समस्याएं शुरू हो जाती। क्योंकि आदमी तो वही है, दृष्टि तो वही है, नई जगह पर जाकर के समस्याओं को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, और क्या होगा। अगर हमारी दृष्टि वही बनी हुई है तो किसी भी जगह पर हम जाएंगे समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बात को पहचानने की जरूरत है। और समस्या अगर हम सिर्फ दूसरे की ही देख रहे हैं तो उससे दूसरे का तो फिर भी कुछ सुधार हो सकता है, अगर उसने सकारात्मक रूप से उसको ले लिया तो। हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं को देखने का, उसमें परिवर्तन का, उसमें परिमार्जन का, उसमें सुधार का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं बना रहे। और जिस जगह का हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे उस जगह पर उपलब्धि कैसे होगी? उपलब्धि कैसे?
इतनी बातों को लेकर के अगर कोई प्रश्न हो तो मैं एक बार फिर से रुक जा रहा हूँ, उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ, अन्यथा हम आगे चल के थोड़े और मुद्दों पर बात कर सकते हैं। जी श्याम जी, जो आगे आप कहने वाले हैं वही हमारा प्रश्न है कि भाई हम अपने आप को सुधारें कैसे, कैसे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करें, कैसे हम अपने आप को देखना शुरू करके सुधार करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को कभी भी देखेंगे ना, अगर एक बार ये मन बन जाए कि अपने में इस सुधार की प्रक्रिया को हमको करना है, दूसरों में सुधार करने के पहले, क्योंकि ज्यादातर समय जो लोगों का ध्यान रहता है वो दूसरों के सुधार पर रहता है, उसकी भी प्रक्रिया है अपनी एक, जिस पर मैं आगे बात कर दूंगा कि अगर आप चाहते हैं दूसरों को सहयोग करना तो उसके लिए क्या कर सके। स्वयं के सुधार पर अगर हमारा ध्यान जाता है ना, तो 3-4 चीजें उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको मैं एक एक करके, जितना समय है अभी 15 मिनट का समय है अपने पास, तो मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा। स्वयं के सुधार का मन बन जाए, यही सबसे बड़ी कदम, यही सबसे बड़ा पहला और महत्वपूर्ण कदम, कि हमारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि हमको स्वयं को ठीक करना। जाने अनजाने हमारा आदत, अभ्यास, ट्रेनिंग इस तरह का बन गया है कि वो बार बार दूसरों के सुधार की तरफ चला जाता है। तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दूसरों में सुधार में सहयोग ना करें, लेकिन दूसरों में सुधार और सहयोग करने के पहले अगर हमने खुद अपने में वो काम नहीं किया है, तो हम चाह करके भी दूसरे के लिए वो काम नहीं कर सकते। गणित का जो विषय मुझे नहीं आता, मैं आपको कैसे बता सकता? विज्ञान का जो विषय मुझे नहीं आता, वो मैं आपको कैसे बता सकता? अंग्रेजी अगर मुझे नहीं आती, आपको उसको सीखने समझने में मैं कैसे सहयोग कर सकता? तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अपने ध्यान में, अपनी स्मृति में स्वयं का सुधार हो, ये बात स्थिर हो जाए। अगर यही कदम हो जाता है ना, मैं मानता हूं कि आधी यात्रा होगी, बाकी इसके बाद बहुत छोटे छोटे कदम। ये होने के बाद जो अगला दूसरा चरण बनता है ना, वो ये है कि सही क्या है, इसकी सूचना हमको ठीक ठीक मिल सके। तो शास्त्रों से, गुरुओं से, जिन लोगों ने पहले इस दिशा में काम किया है, उन लोगों से, जिसको हम सत्संग कहें, कथा कहें, प्रवचन कहें, मेरी दृष्टि में तो वो शिक्षा संस्कार, और मैं तो मानता हूं कि हर स्कूल कॉलेज की शिक्षा का ये भाग होना चाहिए। तो मैं इसको कोई उस तरह से सत्संग के रूप में, कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में सिर्फ नहीं देखता। मेरी दृष्टि में ये शिक्षा संस्कार है जो हमको सही की सूचना देने का काम करता है। और मनुष्य के रूप में ये बात महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पूर्वजों ने पहले आग की खोज कर दी, पहिए का आविष्कार कर दिया, तो हम आज उस आग से लेकर के जो है वो अपने आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है इतने अच्छे अच्छे ईंधन के स्रोत पर पहुंच गए। पहिए का आविष्कार हो गया तो आज बैलगाड़ी और कार से होते हुए हम एरोप्लेन, रॉकेट और उस तरह की जगह तक पहुंच गए। तो पिछली पीढ़ी जो काम कर देती है, उन सूचनाओं को अपने में ठीक ठीक पा लेना कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उन सूचनाओं का अपने में पाना, वो पहला कदम। कि एक बार मन बन जाए तो उसके बाद पहला कदम है सही की सूचना होना कि सही क्या है। मैं अपने लिए ही देखता हूं, अगर आप किसी बच्चे को बचपन से स्कूल नहीं भेजे, कॉलेज नहीं भेजे, घर में उसको पढ़ाई नहीं करवाए, जब वो 15 साल की उम्र का हो जाए तो उसको 10th बोर्ड के एग्जाम में बैठा, पास करेगा कि फेल करेगा? फेल करेगा। उत्तर बहुत साफ। तो वही बात यहाँ पर भी दिखती है कि सही की सूचना को पाने का अगर हमने काम ही नहीं किया है, तो हमको पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कोई वस्तु है, ऐसी भी कोई वस्तु है, ऐसा भी कोई अपने में लक्ष्य है, ऐसा भी कोई अपने में काम करना है, वो बात पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो सही की सूचना पाना ये पहला महत्वपूर्ण कदम है, जिसको श्रवण कहते हैं, सुनना। तो जो बात कही जा रही है उसको अर्थ सहित सुन पाना महत्वपूर्ण होता है।
सुनाई तो हमारे शब्द सबको देते हैं, लेकिन अर्थ सहित उसको अगर आप पकड़ पाते हैं तभी वो बात आप तक पहुंची, नहीं तो हमारे बोलने में और शोर में कोई फर्क नहीं। एक शोर में भी जो ध्वनि आती है और हमारे बोलने में ध्वनि जा रही, अगर हमारी बात का अर्थ आप तक ठीक ठीक नहीं पहुंचता है तो कोई संप्रेषणा नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। तो अर्थ सहित बात का पहुंच पाना ये पहला महत्वपूर्ण कदम दिखता है, जिसको श्रवण कहते हैं। शास्त्र की भाषा में देखेंगे तो इसको श्रवण कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम बनता है, अर्थ सहित अगर ये बात पहुंचती है, सिर्फ शब्द नहीं, अर्थ सहित, उसका तात्पर्य क्या है, इसके सहित उस बात का पहुंचना जरूरी है, तभी उस पर आगे कुछ काम हो सकता, नहीं तो काम नहीं हो सकता। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि उन सूचनाओं को जब हमारे पास पहुंचता है तो उसमें अगर हमको कोई शंका बनती है, ठीक है, तो उन शंकाओं का निराकरण कर पाना। उन शंकाओं के निराकरण से हमको ये पक्की हो जाती है बात अपने में कि हाँ ये तो ठीक है और ऐसा ही है। जब तक वो शंका बनी रहती ना, तब तक हम आधे अधूरे मन से कुछ प्रयास भी करते हैं ना, आधे अधूरे मन से करते हैं। तो एक कदम चलते हैं, फिर एक कदम पीछे खींचते हैं, फिर डर डर के एक कदम बढ़ाते हैं, फिर एक कदम पीछे खींचते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो ये शंका का दूर हो जाना ये भी बहुत जरूरी है। तो अर्थ सहित सूचनाओं का आ पाना कि सही क्या है, फिर उस पर जो भी हमारी शंका बनती है, जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का रिजोल्यूशन हो जाना, निराकरण हो जाना, और ये दिख जाना कि हाँ ये बात तो ठीक है और ऐसा ही है। नहीं, ये प्रक्रिया मनन है। निधिध्यासन इसके आगे की प्रक्रिया है, उस पर आता हूं। अब आपने शब्द ला दिया तो मैं उसका प्लेसमेंट कर दूंगा। तो दूसरा जगह जो ये प्रक्रिया जो है, ये मनन की प्रक्रिया है। इसी मनन में जो अगला काम बनता है, एक बार आपको पता चल गया कि ये सही है, तो अगला काम बनता है इस सही के प्रकाश में स्वयं का निरीक्षण करके ये देख पाना कि क्या क्या चीजें मेरी ठीक हैं और क्या क्या ठीक नहीं। तो ये जो पर निरीक्षण अगर हम करेंगे, दूसरे का ही निरीक्षण करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बदले अगर हम आउटसाइड का ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अदर्स का ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो फिर हमको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो सूचना मिलने के बाद, सही की सूचना मिलने के बाद, शास्त्र से मिला हो, गुरु से मिला हो, किसी व्यक्ति से मिला हो, जहां से भी मिला हो, इस सूचना के बाद अगला कदम बनता है स्वयं का ठीक ठीक निरीक्षण करके देख पाना कि क्या भाग उसमें से ठीक है मेरा और क्या भाग ठीक नहीं है। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं का निरीक्षण, ये मनन का अगला कदम, जिसको शास्त्रीय भाषा में मनन कहते हैं। तो मनन का एक हिस्सा है शंकाओं का निवारण करना। मनन का दूसरा हिस्सा है इस बात को पहचान पाना कि स्वयं का निरीक्षण करके देख पाना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मनन का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि जो ठीक नहीं है उसको हम इस सही की सूचना के प्रकाश में कैसे ठीक कर सकते हैं, वो उपाय को पहचान पाना। तो आप देखेंगे तो शास्त्र बहुत सारे उपायों को बताता भी है, और हम अगर अपनी जिंदगी में उनसे गुजरते हैं ना, तो धीरे धीरे बहुत सारे उपायों को हम खुद भी ढूंढ पाते हैं, सोच पाते हैं। हर मनुष्य जीवन में ये क्षमता है कि वो जिस तरफ अपना ध्यान लगाता है ना, धीरे 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 उसमें से सूत्र उभरने लगते हैं। आप अपने लिए भी इस बात को देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में आप पढ़ना शुरू करते हैं, जितना उपाय भी कोई पीछे लोगों ने बता दिया, वो सब के साथ अगर आप अपने मन को वहां लंबे समय तक लगाए रखते हैं, अपने अंतःकरण को लंबे समय तक लगाए रखते हैं, तो धीरे धीरे अंतःकरण में ये क्षमता है कि उभर करके समाधान को ढूंढना शुरू कर जाता है। वहां से आगे के रास्ते खुलने लगते। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जगह है जिसको मनन कहते हैं। और मनन में ये तीन बातें ये तीनों ही महत्वपूर्ण है।
शंका का निराकरण होना, स्वयं का निरीक्षण करके ये देख पाना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, और जो ठीक नहीं है उसकी प्रक्रिया को, उपाय को पहचान पाना कि कैसे ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। यहां तक का उपाय मिल जाए ना, तब इसके बाद उसको निष्ठापूर्वक करने की जरूरत होती है, और वो प्रक्रिया निधिध्यासन, निधिध्यासन जिस पर मैं आता हूं। पर निधिध्यासन करने के पहले जो एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है मनन की जगह पर ही, वो ये है कि कई बार हमको जिंदगी में ये दिखता तो है कि ये रास्ता सही है, उचित है, लेकिन फिर भी हम उस तरफ नहीं चलने का मन बनाते हैं, क्योंकि हमको उधर अपना सुख नहीं दिखाई देता है। हमको ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर जो ये बताया जा रहा है, इस पर हम चलना शुरू करेंगे तो जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुख है आज के दिन, वो भी छीन जाएगा। इस भय के कारण बहुत बार आदमी उस तरफ नहीं चलना शुरू करता। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहा जाता है, हमको कहा जाता है कि भाई संयमित होकर के भोजन करो, संयमित होकर के संयम पूर्वक शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके भोजन करो, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ो। ये बात जब चर्चा करने जाते हैं तो ठीक भी लगती है, 10 तरह के तर्क दे करके सामने वाला इसको सिद्ध भी कर देता है, और हमको भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ यार बात तो ठीक है। लेकिन जब हम अगली बार खाना खाने बैठते हैं ना, ठीक है, तो उस समय हमको ये लगता है कि अगर हमने ऐसी जिंदगी अपना ली और ये सब छोड़ दिया, तो जो जिंदगी में ये थोड़ा बहुत रसगुल्ले का, मिठाई का, महत्वपूर्ण है। जो बात हमको सूचना के रूप में श्रवण मनन पूर्वक सही लग रही है, मनन पूर्वक उसमें सुख दिखना, शुभ दिखना भी जरूरी है, तभी आदमी का उसमें करने का प्रवृत्ति बनता है। लोग बार बार ये कहते हैं कि सिगरेट के पैकेट पर तो लिखा ही होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी उसको पीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदत बस सिगरेट पीना या तो उसको सुखी होने का उपाय लगता है, या कम से कम जिंदगी में जो दुख हो गया है वो दुख भुलाने का उपाय लगता है। तो सुख ना बढ़े कोई बात नहीं, कम से कम जितना दुख हो गया है वो तो कुछ कम होगा। तो ये दूसरी बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है, सुख का महसूस होना या दुख का कम होना एक ही बात है। दुख जब तक कम हो रहा है आपका, तब तक गड्ढे से ऊपर उठ के हम ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं, जीरो पर आ रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं, और सुखी होने का मतलब है अब जमीन से ऊपर उठने का काम हो रहा है। तो सुख दिखना ये भी जरूरी है, सही दिखने के साथ साथ उसमें सुख दिखना, उसमें शुभ दिखना, ये भी मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो मनन प्रक्रिया में एक मुख्य मुद्दा ये भी हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये दो चीजें अगर हो जाए कि ये चीज आपको सही भी दिखती है और उसमें आपको सुख भी लगता है, तो संसार की कोई ताकत नहीं है जो आपको उधर चलने से रोक सकती है। आप अभी भी अपने लिए इस बात को देख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो या तो सही हमको लगता है इसलिए हम उसके लिए अर्पित करते हैं अपने को, या हमको लगता है कि उससे मेरी जिंदगी का सुख बढ़ेगा, चाहे वो धन हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, जितनी भी चीजें हैं ये सब हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जिंदगी में सुख बढ़ेगा हमारा इससे, इसलिए आदमी अपने को अर्पित करता है। अगर जो सही की सूचना हमको अस्तित्व सहज सूचना जो शास्त्रों से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है, गुरुओं से मिलती है, और आदमी खुद में भी मनन चिंतन करे तो इन चीजों पर पहुंच सकता है, भले थोड़ा लंबा समय लगे। अगर हमारे पूर्वजों ने आग की खोज नहीं की होती तो ऐसा नहीं है कि हम आग नहीं खोज पाते, कोई ना कोई तो आगे खोजता है, लेकिन पीछे के किए हुए काम को आधार बना करके जब हम चलते हैं तो हमारी यात्रा बहुत तेज और सहज हो जाती है। मनुष्य की यही विशेषता है कि परंपरा के कंधे पर खड़ा होकर के वो एक शरीर यात्रा में बहुत अधिक काम कर लेता है। तो सही दिखना और उसमें अपना सुख दिखना, उसमें अपना शुभ दिखना, ये भी जरूरी है। तो भारतीय समाज में अगर सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को देखेंगे ना, तो उस अवधारणा का मूल बिंदु यही है कि जो सही है वही शिव है, वही कल्याणकारक है।
और उसी में हमारा सौंदर्य है, वही हमको अच्छा लगता भी। तो जो सही है वही शुभद है, कल्याणकारक है, अच्छा होना भी, और वही सौंदर्य के रूप में हमको अच्छा लगता भी। तो सही होना, शुभ होना और हमको उसके साथ साथ अच्छा लगना भी, ये तीनों बिंदु जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो मनुष्य की यात्रा बहुत सहज हो जाती है। और उस यात्रा को निष्ठा पूर्वक, होश पूर्वक, सजगता के साथ करना, ये प्रक्रिया निधिध्यासन। तो निधिध्यासन का मतलब है जिस चीज को हमने करने को सोचा है, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक, निरंतरता में उसको कर पाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें होश का, सजगता का, अवेयरनेस का बहुत महत्व है। समय हो रहा है इसलिए मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को सिर्फ खत्म करता हूँ। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि रात को 9 बजे 10 बजे जब हम सोने जाते हैं ना, हम अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजना शुरू होता है ना, तो वही पुराना संस्कार फिर से जगता है और कहते हैं बंद करो, 10 मिनट तो और सो लो, इसी में सुख है हमारा। वो सुबह 4 बजे हमको उस आलस्य में, निद्रा में सुख दिखाई देता है, इसके कारण हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। वही निर्णय जो हम रात में लिए थे 9 बजे उठने का, अभी हम उस निर्णय के प्रति सजग नहीं है, होशपूर्ण नहीं है। हमारे अंतःकरण के एक हिस्से ने रात में कुछ निर्णय लिया था, अंतःकरण का दूसरा हिस्सा है जो अभी यहाँ एक्टिव है सुबह में, वो पहले को जगह ही नहीं देता है। तो होश के साथ, सजगता के साथ जो निर्णय हमने लिया है, उसको धीरे धीरे अपने आचरण में, अभ्यास में लाना और उस पर अपने ध्यान का सतत बना रहना, ये प्रक्रिया निधिध्यासन। तो श्रवण से हमको सही का पता चलता है, मनन से हमारी सारी शंका दूर हो जाती है, हमको सही के अर्थ में जीना सुखद लगने लगता है, सुखद लगने लगता है। और फिर उस पर जो कदम दर कदम चलने का हम निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वो प्रक्रिया निधिध्यासन। तो सही दिखना और उसमें सुख दिखना, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों के बिना आप अगर निधिध्यासन करने भी जाएंगे ना, 2 कदम चलेंगे, 1 कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे, छोड़ देंगे। मैं बार बार ये भी उदाहरण देता हूं कि आपको किसी नदी को पार करना हो, छोटे नाले को पार करना हो, तो एक एक पत्थर पर पैर रख के हम पार करते हैं। जब तक हमको अगला पत्थर दिखाई नहीं दे, तब तक कोई कहे कि पिछले पत्थर से कूद जाओ और पार कर जाओ, शायद ही कोई कूदेगा। लेकिन जैसे ही आगे का पत्थर हमको दिखने लगता है, फिर हमारे लिए कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी में ये छोटे छोटे क्षुद्र सुखों में जो हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं, उसकी जगह हमको सही समझने में, सही जीने में, व्यवस्थित होकर के जीने में, इससे बड़ा सुख का अनुमान बनने लगे, दिखने लगे, महसूस होने लगे, तो बहुत आसान है इसको छोड़ करके उस सही की यात्रा में चलना। और वही प्रक्रिया निष्ठापूर्वक करना, सतत होश पूर्वक करना, ये निधिध्यासन। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ, ऑलरेडी 4 मिनट में लेट हो गया हूँ।